क्रिसमस डे था। मोहल्ले के सभी बच्चे इकट्ठे होकर खेल रहे थे। उन बच्चों के साथ टिंकू और पिंकी भी खेल रहे थे। तभी उनके सोसाइटी के एक अंकल उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? आज क्रिसमस है, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? हम क्या करें? चलो एक कंपटीशन करते हैं। आप सभी बच्चे मिलकर अपना अपना क्रिसमस ट्री सजाओ। जो भी बच्चा सबसे अच्छा क्रिसमस ट्री सजाएगा उसे मैं गिफ्ट दूंगा। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और भागते हुए अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने लगते हैं। टिंकू और पिंकी भी अपने मम्मी पापा से पैसे मांगते हैं। पापा, हमें क्रिसमस ट्री सजाना है, पैसे दो ना। ये लो। ये तो बहुत कम है, इनसे क्या होगा? तो कितने चाहिए? पापा, ज्यादा पैसे दो ना, इतने में कुछ नहीं आएगा। 500 रुपए देकर टिंकू पिंकी को देते हैं। टिंकू पिंकी वो पैसे लेकर बाजार चले जाते हैं और क्रिसमस ट्री देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक दुकान में एक क्रिसमस ट्री दिखाई देता है। तभी दो बच्चे उस दुकान वाले के पास आते हैं। मालिक, हमें कुछ खाने को दे दो ना, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, आपका बड़ा उपकार होगा। ए, भागो यहाँ से, सुबह सुबह आ जाते हैं बोनी खराब करनी। चलो निकलो यहाँ से। दुकान वाला बच्चे को धक्के मारकर आगे बढ़ा देता है। ये देख पिंकी और टिंकू को बहुत बुरा लगता है। पिंकी टिंकू से कहती है, भाई, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। पेड़ का क्या है, एक बार सजाएंगे और फिर ये कोने में पड़ा रहेगा। वही अगर हम इन गरीब बच्चों की मदद करेंगे तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा और भगवान जी भी बहुत खुश होंगे। हाँ पिंकी, मैं भी यही सोच रहा था। बच्चे क्रिसमस ट्री न लेकर सेंटा की ड्रेस ले लेते हैं और कुछ खाने की चीजें भी खरीद लेते हैं। उसके बाद वो उन सभी गरीब बच्चों के पास जाते हैं और उन्हें एक एक करके वो चीजें देने लगते हैं। लो, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो एक गुब्बारा चाहिए। भाई, इसको एक गुब्बारा दे दो ना। टिंकू से गुब्बारा दे देता है। टिंकू और पिंकी बच्चों के बीच वो सारे तोहफे बांट देते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सारे बच्चे अपने अपने क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। तभी वो अंकल आते हैं और सभी की ट्रीज देखते हैं और स्टेज पर जाते हैं और कहते हैं, आज के कंपटीशन में सभी बच्चों ने भाग लिया, बस पिंकी और टिंकू ने नहीं। खैर, आज के विनर का नाम बताते हैं। आज के विनर का नाम है पिंकू। पिंकू ने सबसे सुंदर क्रिसमस ट्री सजाया है, इसलिए आज का विनर पिंकू है। पर एक मिनट, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। टिंकू और पिंकी ने भले ही कंपटीशन में भाग नहीं लिया, पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जब मैं अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था तो मैंने देखा ये दोनों बच्चे सेंटा की ड्रेस पहनकर खाने की चीजें खरीद रहे थे। मैंने पीछा किया तो पाया कि ये गरीब बच्चों के बीच वो गिफ्ट बांट रहे थे, जो बहुत अच्छा काम है। बच्चों, स्टेज पर आओ। टिंकू और पिंकी स्टेज पर जाते हैं। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। बच्चों, मुझे तुम पर फक्र है। तुमने आज सही मायने में क्रिसमस मनाया है, गरीब बच्चों को भी गिफ्ट दिया, ये बहुत बड़ी बात है। टिंकू और पिंकी भी आज मदद करके बहुत खुश थे और रात को उन्होंने अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा और बहुत मस्ती की। एक गांव में पिंकी नाम की बंदरिया अपनी मम्मी चंपा लोमड़ी और पापा चिंकू हाथी के साथ रहती थी। पिंकी की मम्मी चंपा बहुत ही सुंदर थी, साथ ही वो बहुत अच्छा मेकअप करना भी जानती थी, इसलिए सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे। पिंकी भी जब जब मम्मी को मेकअप करते देखती तो उसका भी मन मेकअप करने का करता। एक दिन जब वो बाजार जा रही थी तो उसकी मम्मी अपना मेकअप करने लगी। तब पिंकी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मुझे भी मेकअप करना है और आपके जितना सुंदर बनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो और छोटे बच्चों को मेकअप नहीं करना चाहिए। ये तो हम जैसे बड़े लोगों के लिए है, इसलिए कभी भी इसको यूज नहीं करना। जब बड़ी हो जाओगी तब मेकअप लगाना। पिंकी मम्मी की बात मान जाती है और उनके साथ बाजार जाती है। बाजार में पिंकी को उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक दोस्त मिल जाती है, जिसका नाम चुनमुन खरगोशनी था। चुनमुन भी अपनी मम्मी के साथ बाजार आई हुई थी। अरे पिंकी मम्मी, आप हैं? आप तो मेकअप में बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैडम चली आ रही हो। अरे आप भी चुनमुन की मम्मी, इतनी भी कहाँ सुंदर लग रही हूँ मैं। नहीं पिंकी की मम्मी, आप भला की खूबसूरत लग रही हैं। लाइए मैं आपको काला टीका लगा देती हूँ, कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए। ऐसा कहकर चुनमुन की मम्मी चुनमुन को लेकर वहाँ से चली जाती है और पिंकी अपनी मम्मी की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चुनमुन स्कूल में अपने सभी दोस्तों से पिंकी की मम्मी के बारे
बारे में बात करती है। आले शीमा, पता है पिंकी की मम्मी बहुत ही सुंदर मेकअप करना जानती है। कल जब हम उसकी मम्मी से बाजार में मिले तो मेरी मम्मी तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैडम चली आ रही हो। पिंकी तेरा अच्छा है, तेरी मम्मी कितनी सुंदर है। हाँ वो तो है, मेरी मम्मी बहुत ही सुंदर है। वैसे पिंकी, तुम्हारी मम्मी ने कोई पार्लर का कोर्स किया है क्या, या उन्हें खुद ही ये सारा मेकअप करना आता है? मेरी मम्मी को मेकअप करने का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने ये सब खुद से ही सीखा, किसी पार्लर से नहीं। अरे वाह, काश मेरी भी मम्मी पिंकी की मम्मी जैसी होती। सभी की बातें सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है और घर जाकर सोचती है, मेकअप के बाद हम बहुत सुंदर हो जाते हैं ना, जैसे मम्मी हो जाती है। और सभी मम्मी की कितनी तारीफ करते हैं। क्यों ना मैं भी एक बार मेकअप करके देखूं, मैं भी फिर मम्मी जितनी सुंदर हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर पिंकी अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि उसकी मम्मी रसोई में खाना बना रही है। तो वो चुपके से मम्मी के कमरे में चली जाती है और मम्मी की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मम्मी का मेकअप इस्तेमाल करने लगती है। एक एक करके वो क्रीम, फाउंडेशन, ब्लशर, हाइलाइटर, फेस पाउडर सब लगा लेती है और फिर बारी आती है आईलाइनर की। मम्मी आईलाइनर को अपनी आंखों पर लगाती हैं, जिससे उनकी आंखें और सुंदर हो जाती हैं। मैं भी इसे लगा लेती हूँ, मेरी आंखें भी बहुत सुंदर हो जाएंगी। पिंकी ऐसा सोचकर जैसे ही आईलाइनर आंखों पर लगाती है, वैसे ही आईलाइनर उसकी आंखों में चला जाता है और वो अपनी आंखें मसलने लगती है और उसकी आंखों में मिर्ची लगने लगती है। मम्मी मम्मी मेरी हेल्प करो, पिंकी चिल्लाती है और उसकी आवाज उसकी मम्मी सुन लेती है और भागते हुए उसके पास आती है। अरे पिंकी, ये तेरे चेहरे का क्या हाल हो गया? पिंकी मम्मी को सब सच सच बता देती है। मम्मी उसका मुंह साफ करती है और उसकी आंखें धुलवाती है और उससे कहती है, पिंकी मैंने आपको मना किया था ना कि मम्मी का मेकअप यूज नहीं करना। बच्चा, मेकअप आपके लिए नहीं होता, यह बड़े लोगों के लिए होता है और आप तो अभी बहुत छोटे हैं। और वैसे भी इसमें बहुत केमिकल होते हैं जो आपकी स्किन खराब कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सॉरी मम्मी, आज के बाद नहीं करूंगी, प्रॉमिस। पिंकी मम्मी से सॉरी कहती है और वो समझ जाती है कि मम्मी जो कहती है तो हमारी भलाई के लिए ही कहती है, इसलिए उनकी बात जरूर माननी चाहिए। हमेशा की तरह बबलू और पीलू चिड़िया बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। पीलू, आखिर कब तक हम लोग इसी तरह बगीचे में मिलते रहेंगे? मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं कल तुम्हें अपने घर माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। पर बबलू, मेरी शादी कौन कराएगा? मेरे माता पिता तो हैं नहीं, मैं तो बचपन से अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? पीलू, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरी माँ बहुत समझदार हैं, वो मुझे बहुत चाहती हैं, वो जरूर तुम्हें अपनाएंगी। अगले दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। पीलू को देखकर बबलू का भाई उससे पूछता है, भैया ये चिड़िया कौन है? इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू इसे घर में क्यों लाया है? माँ, ये पीलू है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलवाओ, मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात करूँगी। माँ जी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ, मेरा बबलू के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर बबलू की माँ भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा तू पागल हो गया है क्या, जो इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरी शादी तो किसी ऊंचे खानदान में होगी, बस तुझे हाँ कहने की देरी है। हाँ भैया, माँ सही कह रही है, थोड़ा सोचो तो सही, इस अनाथ से शादी करके क्या तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे? भैया, अगर आपने इससे शादी कर ली तो मेरी शादी में भी परेशानी होगी। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया से छुपकर मंदिर में शादी कर लेता है। बबलू शादी करने के बाद पीलू चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, तूने ये क्या कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुझे ये अनाथ ही मिली थी शादी करने के लिए। तभी बबलू का भाई वहाँ आता है और अपनी माँ को कमरे में लेके जाता है। माँ, अब रोने धोने का क्या फायदा, भैया ने तो शादी कर ही ली है, अब हमें इस मनहूस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का कोई उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम पहले इस पीलू चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देंगे।
हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। बबलू की माँ पीलू से बहुत अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो एक बार पीलू को अपने पास बुलाती है। पीलू, मैंने तुझे अपनी बहू की तरह स्वीकार कर लिया है, मुझे तू माफ कर दे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बात सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। काफी समय बाद पीलू चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पीलू चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती है। वो सोचती है कि जब शाम में बबलू आएगा तो सबसे पहले वो उसी को ये खुशखबरी देगी। बबलू शाम में घर लौटता है तो पीलू चिड़िया उसे ये खुशखबरी देती है। बबलू बहुत खुश होता है। अगले दिन बबलू अपने किसी काम से जंगल से बाहर चला जाता है। उसकी गैर हाजिरी में उसका भाई माँ से कहता है, माँ, भैया बाहर हैं, इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का मौका इससे अच्छा हमें नहीं मिलेगा। उन दोनों की बातें पीलू चिड़िया सुन लेती है और रात में जब माँ बेटा सो जाते हैं तो पीलू चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब बबलू कबूतर घर वापस आता है, देखा बेटा, मैं कहती थी ना, किसी अनाथ लड़की से शादी मत कर, देख वो कैसे घर से भाग गई है। एक दिन बबलू कबूतर नदी किनारे बैठा रहता है। वो बहुत दुखी होता है। उड़कर वो उस बगीचे में जाता है जहाँ वो पीलू चिड़िया से मिला करता था। तभी पीलू चिड़िया वहाँ पहुँचती है और बबलू को सारी बात बताती है। बबलू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो घर जाकर अपनी माँ से और अपने भाई से ये सवाल करता है कि उसकी पत्नी जब गर्भवती थी तो क्या वे उसे मारना चाहते थे। ये सुनकर बबलू की माँ और उसका भाई शर्मिंदा हो जाते हैं। बबलू समझ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ अलग से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद उनको एक बहुत प्यारी सी बच्ची होती है। वो लोग अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक शहर में भल्लू भालू रहता था। वो खाने पीने का बहुत शौकीन था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो बहुत समझदार था और अच्छे और बुरे की पहचान रखता था। भल्लू ताकतवर था, इसी वजह से सींगू गेंडा उसके साथ दोस्ती करने को देखता था। भल्लू कैसे हो? तुम तो मेरे साथ घूमते ही नहीं हो और उस पिद्दी तोते से दोस्ती करके रखे हो। तुम्हें तो अपने जैसे ताकतवर लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। तोता बहुत अच्छे मन का है, वो मेरा बचपन से दोस्त है। बचपन की बात अलग होती है, कमजोर लोगों के साथ रहने से बदनामी होती है। मेरे साथ घूमो, हमसे ज्यादा ताकतवर इस पूरे इलाके में कोई नहीं है, हमारा दम रहेगा। वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो। और इस तरह से भल्लू सींगू की चाल में फंस जाता है। अब हर दिन उसी से मिलता था और उसकी ताकत के घमंड में वो भी घमंडी हो जाता है। अब भल्लू तोता से नहीं मिलता था और पूरे इलाके में सींगू के साथ ताकत के घमंड दिखाते हुए घूमता रहता था। एक दिन तोता उसके पास आकर कहता है, भल्लू, सींगू की संगत छोड़ दो, तुम गंदे बनते जा रहे हो। तोता, तुम छोटे हो, तुम ताकत का प्रभाव नहीं समझोगे। तुम्हारी मर्जी। भल्लू, पास में ही मगरू रहता है, उसको मछलियों की दुकान है। वो मुझसे मछलियों का पैसा मांग रहा है। चलो हम चलकर उसको सबक सिखाते हैं, उसकी पूरी मछलियाँ चुरा लेते हैं। तुम्हें उसने परेशान किया, अब तो हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। भल्लू और सींगू मगरू के घर जाते हैं। मगरू उस समय नहीं था। भल्लू, तुम मछलियाँ चुराओ, मैं बाहर नजर रखता हूँ, कोई आएगा तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा। और भल्लू मछलियाँ चुराने में लग जाता है। तभी वहाँ पर मगरू आ जाता है। मगरू को देखकर सींगू वहाँ से भाग जाता है। मगरू भल्लू को चोरी करता देखकर गुस्से में आ जाता है और वो मछली पकड़ने का जाल फेंक कर भल्लू को पकड़ लेता है। सींगू, बचाओ, कहाँ हो? तुम्हारा दोस्त सींगू भाग गया है। भल्लू की बहुत पिटाई हो जाती है। तोता को जब पता चलता है तो वो
वहाँ आ जाता है और भल्लू को मगरू से माफी मांगने के लिए कहता है। मुझे माफ कर दो मगरू भाई, मैं ताकत और बुरी संगत में बहक गया था। अगर तोता तुम्हारे लिए नहीं आता भल्लू तो तुम जेल में होते। मुझे माफ कर दो तोता भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मुझे बुरी संगत में रहने का नुकसान भुगतना पड़ा। बुरे लोग तो सिर्फ मुसीबत में ही फंसा सकते हैं। भल्लू अब से किसी बुरी संगत में नहीं रहता था। वो अब अपने ताकतवर होने का घमंड भी नहीं करता था और ये बात समझ गया था कि दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए। बुरे लोग मुसीबत होते हैं। भागलपुर गांव में पति पत्नी पीलू और बबलू किसानी करते थे। वो लोग बहुत ईमानदार थे और कम आमदनी में भी गुजर बसर कर रहे थे। बबलू खेत में पुराने कुएं से पानी निकालता था और पूरे खेत में सिंचाई करता था, लेकिन खेत में मेहनत करने के बाद भी उनके खेत में फसल नहीं होती थी। वो लोग बहुत तरह की फसल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी फसल नहीं उगती है। सुनिए जी, खेत में कोई भी फसल नहीं उगती है। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, लोग पैसे मांगने आते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं पर मजदूरी करने लगती हूँ, क्या किसी के घर में काम करने लगती हूँ। कम से कम घर में खाना खाने लायक पैसा तो आएगा। इस खेत में कितनी ही काम करो, बेकार है। अरे नहीं पीलू, मैं इस खेत को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने ये खेत मुझे दिए हैं। मैं इस खेत में अगर किसानी बंद कर दूंगा तो अपने पूर्वजों को क्या मुँह दिखाऊंगा। और वैसे भी मैं एक किसान हूँ, ऐसे मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? देखो, तुम्हारा कहना सही है कि घर के लिए कमाई होनी चाहिए, तो तुम कहीं पर काम कर लो। मैं इस खेत में फसल बोता रहूंगा क्योंकि ये मेरे लिए माँ जैसी है। अगर इसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया तो यहाँ लोग शराब पीने लगेंगे और यहाँ गंदगी फैलाई जाएगी। ठीक है जी। फिर पीलू लोगों के घर काम करने लगी और बंटी खेती जारी रखता है और बहुत दिनों तक वो ऐसे ही धूप में मेहनत करता था। एक दिन उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो पीलू उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब देखिए, इन्हें क्या हुआ है? सुनो बबलू भाई, आप अब बहुत कमजोर हो गए हो धूप में काम कर करके। कुछ महीने आराम करो। लेकिन अभी तो बीज बोने हैं, मैं आराम नहीं कर सकता। बबलू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। हे भगवान, इनको कैसे समझाऊं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अब आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, मैं निकालूंगी। पीलू कुएं से पानी निकालने लगी है, तभी उसमें से एक बाल्टी भर रुपये निकल आते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे? तभी उसके खेत से एक देवी प्रकट होती है। बेटा बबलू, बेटी पीलू, मैं धरती माँ हूँ। तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बबलू, आज के इस लालच के जमाने में तुमने गरीबी झेली, लेकिन अपना खेत नहीं बेचा। इतने सालों तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम्हारी फसल नहीं उगने दे रही थी, लेकिन तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे इस कुएं से पैसे निकलेंगे और तुम और जमीन खरीदकर लोगों के लिए अनाज उगाओ, उनका पेट भरो। मेरा आशीर्वाद है तुम पे। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है और उनके वरदान के कारण दोनों पति पत्नी का जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है। नैनपुर गांव के जंगल में पीलू की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा, बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल पिज्जा, बर्गर, ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई,
उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो। तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती। नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है। तुम जाम में जरूरी विटामिन होते हैं कहकर बेच देना। काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे, इससे उनका भी फायदा होगा क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस फिर क्या, तुम उससे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा। अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इम्पोर्टेड फल लाकर देता है, जिसे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा, ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम पिज्जा बर्गर्स बेचने लगती है। उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम पिज्जा बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम पिज्जा बर्गर्स को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे। इसकी वजह से जाबाज की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम पिज्जा बर्गर्स को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम पिज्जा बर्गर को नए साल की बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम पिज्जा बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। मगरू और रिंकू एक शहर में रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। मगरू को अपनी स्विमिंग की काबिलियत में बहुत घमंड था और रिंकू खरगोश को अपने भागने की काबिलियत पर। उनकी दुश्मनी का फायदा उठाने की फिराक में बहुत से जानवर रहते थे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, लेकिन तोता ऐसा था जो उन दोनों का दोस्त था। मगरू, मेरे ख्याल से तुम्हें और रिंकू को दोस्ती कर लेनी चाहिए। आखिर तुम दोनों बेवजह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो। तो मगरू कहता है, ये बात तुम रिंकू को समझाओ तोता, वो बहुत घमंडी है और मेरे बारे में बहुत बुरा बोलता है कि मुझसे बहुत बदबू आती है और ना जाने क्या क्या। मैं रिंकू से बात करूंगा, लेकिन ये जान लो कि तुम दोनों को बाकी जानवर भड़काते हैं। फिर तोता रिंकू के पास जाता है। रिंकू, तुम और मगरू मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ दूसरों की बातों में मत आया करो और दोस्ती कर लो। मगरू मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए तरकीब लगाता रहता है, मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। दोनों तोता की बात नहीं मानते हैं। तोता दुखी हो जाता है और एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। उससे मिलने के लिए मगरू और रिंकू आते हैं। मगरू, रिंकू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है, लेकिन वो नदी के पार मैदान के अंदर मिलेगी। अगर मुझे वो दवाई नहीं मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मगरू और रिंकू दोनों दुखी हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए नदी पार करूंगा दोस्त, मैं स्विमिंग में बहुत माहिर हूँ। तो रिंकू कहता है, मैं तुम्हारे लिए जमीन के अंदर से जड़ी बूटी की दवाई निकाल लूंगा, मुझे गाजर निकालने की आदत है। और दोनों दवाई की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे
ही रिंकू नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि नदी का पुल टूटा हुआ है। अरे अब मैं कैसे नदी पार करूंगा? वहीं मगरू तुरंत नदी में डाइव मारकर नदी पार करने लगता है। तुम किसी काम के नहीं हो रिंकू। रिंकू बहुत मुश्किल से पुल की लकड़ी के सहारे डूबते डूबते बचता है और नदी पार करता है। नदी पार करने के बाद मगरू मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन मिट्टी उसकी आंख में नाक में घुस जाती है और उसके नुकीले पंजों से जड़ी बूटी को भी नुकसान होने लगता है। तुम्हारी मूर्खता के कारण जड़ी बूटी खराब हो रही है मगरू। फिर रिंकू अपने हाथों से बहुत सावधानी के साथ मिट्टी खोदकर जड़ी बूटी निकाल लेता है। दोनों फिर नदी के पास वापस जाने के लिए पहुंचते हैं। तुम नदी में डूब जाओगे, मुझे जड़ी बूटी दे दो। तुम्हारे तैरने से जड़ी बूटी भीग जाएंगे, जड़ी बूटी तुम्हें नहीं दे सकता। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर देखो, मैं तुम्हारे बिना नदी पार नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारे बिना जड़ी बूटी को बिना खराब किए वापस नहीं लेकर जा सकता। फिर मगरू की पीठ पर रिंकू सवार होकर नदी पार कर लेता है और जड़ी बूटी सुरक्षित तोता के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों ने क्या मिलजुल कर ये काम किया है? हाँ, तुम्हारी दोस्ती के लिए हम दोनों ने अपनी दुश्मनी भुला दी। हमारी दुश्मनी से बढ़कर तुम्हारी तबीयत बड़ी है तोता। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, मैं तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों मेरी दोस्ती निभाते हो कि अपनी अपनी दुश्मनी, और तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम भी दोस्त बनकर रह सकते हो। और फिर मगरू और रिंकू समझदारी दिखाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब उन्हें कोई भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का नहीं सकता था। कभी भी सिर्फ दूसरों के कहने पर किसी को अपना दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए। किसी जंगल में एक परिवार रहता था। उस परिवार में चिंकू बंदर, उसकी बहन चिंकी खरगोश और उसकी मम्मी सोनी लोमड़ी और चिंकू के पापा अनुज हाथी रहते थे। सभी के सभी चिंकू बंदर से बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि वह किसी की बात नहीं सुनता था और न ही किसी की बात मानता था। वह बस अपनी ही मन की करता था। एक दिन सोनी, बेटा चिंकू और चिंकी चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। आज वैसे भी तुम दोनों का टेस्ट है ना, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चिंकू बंदर और चिंकी खरगोश दोनों तैयार हो जाते हैं और स्कूल चले जाते हैं। वहाँ से आते समय चिंकू को बहुत तेज भूख लगती है, तो वह अपनी मम्मी से कहता है, चिंकू मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दीजिए ना, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ। चिंकू ऐसा कहकर टीवी देखना शुरू कर देता है। तभी वह देखता है कि उसकी टीवी पर फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन की फिल्म आ रही है, तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी टीवी देखने लगता है। मूवी देखते हुए उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। सोनी, चिंकू बेटा ये लो खाना खा लो, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी थी ना। चिंकू, हाँ मम्मी आप खाना टेबल पर रख दो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। सोनी, बेटा पहले खाना खा लो, टीवी तो बाद में भी देख सकते हो ना। चिंकू, नहीं मम्मी आज मेरे सुपर हीरो सुपरमैन की मूवी आ रही है, इसलिए मैं आज तो मूवी देखूंगा। आप खाना टेबल पर रख दो, मैं खा लूंगा मम्मी। सोनी लोमड़ी खाना टेबल पर रखकर चली जाती है। चिंकू मूवी देखने के चक्कर में खाना खाना भी भूल जाता है। बहुत देर के बाद जब मम्मी घर वापस आती है तो देखती है कि खाना तो वैसा का वैसा ही रखा है। यह देख वह बहुत गुस्सा होती है। सोनी, चिंकू टीवी को बंद करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, समझे? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी ना, ये खाना क्यों नहीं खाया अब तक? तुम्हें कोई भूख नहीं लगी थी, चलो पढ़ाई करो। चिंकी भी पढ़ रही है ना, जाओ कमरे में। चिंकू, मम्मी मैं एक सुपर हीरो हूँ और सुपर हीरो को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती है, वह बहुत ताकतवर होता है जैसे कि मैं हूँ। आप जाओ और मुझे सुपरमैन की मूवी देखने दो। सोनी गुस्सा होकर अपने रूम में आती है और अनुज से कहती है, सोनी देखिए सोनू, जब से स्कूल से आया है तब से टीवी में ही लगा हुआ है, खाना भी नहीं खाया और पढ़ने भी नहीं जा रहा है। अब आप ही उसे समझाइए, मैं तो उसे समझा कर थक गई हूँ। अनुज तुम उदास मत हो, मैं भी चिंकू को समझाता हूँ। अनुज चिंकी को समझाने के लिए जाता है, मगर चिंकू को तो सुपरमैन का भूत सवार हो गया था, इसलिए वह वहाँ किसी की नहीं सुनने वाला था। अनुज भी हार मानकर अपने रूम में आ जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन दादाजी घर पर आते हैं और अनुज और सोनी से उदासी की वजह पूछते हैं, तो अनुज और सोनी सब बता देते हैं। अशोक, तुम फिक्र मत करो, मैं भी
अभी चिंकू को ठीक कर देता हूँ। शहर दादाजी घर के बाहर आते हैं और बिजली की सप्लाई बंद कर देते हैं और पूरे घर की लाइट भाग जाती है। चिंकू, ये क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? अभी तो सुपरमैन बैटमैन को मारने ही वाला था। अशोक, अरे चिंकू रोते क्यों हो? लाइट भाग गई तो क्या हुआ? मैं तुम्हें सुपरमैन के जैसे एक गेम खिलवाता हूँ, तुम्हें उसमें बहुत मजा आएगा। मगर पहले जाओ चिंकी को बुला लाओ। चिंकू, ठीक है दादाजी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ चिंकी को। चिंकी बंदर भाग कर चिंकी खरगोश को बुला लाता है और शेर दादाजी कहते हैं, अशोक बच्चों, पहला खेल है दिमाग का। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, जिसने भी ज्यादा सही जवाब दिए वो जीत जाएगा। तो चलो बच्चों, बताओ कि ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? दोनों थोड़ा सोचते हैं। चिंकू अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर देता है, मगर तभी चिंकी कहती है, चिंकी, दादाजी 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अशोक, बिल्कुल सही चिंकी। अब अगला सवाल, तो बताओ कि वो 5 वोवेल्स कौन से हैं? चिंकी, दादाजी AEIOU। वाह चिंकी, तुम तो जीत गई। चलो अब अगला गेम खेलते हैं, आर्म रेसलिंग। चिंकू, दादाजी देखना, इसमें तो मैं बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। अशोक, अभी से फैसला कर लिया तुमने? पहले खेल तो शुरू करो। दोनों आर्म रेसलिंग शुरू करते हैं, मगर चिंकी इसमें भी जीत जाती है। चिंकी, ये जीत गई, मैंने भैया को हरा दिया। चिंकू, मैं चिंकी से कैसे हार सकता हूँ? मैं तो एक सुपर हीरो हूँ। अशोक, चिंकू बेटा, सुपर हीरो कोई भी ऐसे ही नहीं बन जाता बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ पढ़े। तुम चिंकी से इसलिए हारे क्योंकि तुमने खाना भी नहीं खाया था और तुम पढ़ते भी नहीं हो। सुपरमैन अपने खाने का बहुत ध्यान रखता है, तभी तो वह इतना ताकतवर है और वह तुम्हारी तरह पढ़ाई से दूर भी नहीं भागता, बल्कि वह चिंकी की तरह पढ़ाई करता है, तभी तो वो इतना इंटेलिजेंट है और एक सुपर हीरो है। चिंकू, मैं समझ गया दादाजी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद से चिंकू बंदर मन लगाकर पढ़ता और खेलता। सभी अब बहुत खुश थे।